आदरणीय चच्चू साहब, रजी साहब, कमाल साहब, शारिक रुदौलवी साहब, विलायत जाफरी साहब और सैयद जहूरी साहब और दोस्तों, ये सचमुच बहुत ही खुशी का मौका है मेरे लिए, इसलिए भी कि 70 के दशक में एक बार फिर ये कोशिश हुई कि इप्टा को पुनर्गठित किया जाए, फिर से इप्टा को बनाया जाए ऑल इंडिया लेवल पर। और इसके लिए दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई, जिसमें केपी साहब थे, हंगल साहब थे और हम सब लोग उसमें शामिल हुए थे, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश इप्टा का अध्यक्ष था और वहीं पहली बार उनसे रूबरू मिलने का मौका मिला। तो ये सचमुच बहुत ही खुशी की बात है। यूँ लग सकता है कि केपी साहब उर्दू के शायर थे, पर हिंदी वालों के लिए भी वो उतने ही कवि थे जितने वो उर्दू भाषा की। मैं कैफी आज़मी अकादमी का आभारी हूँ कि उसने मुझे उर्दू के द्वितीय कवि कैफी आज़मी की स्मृति में स्थापित पुरस्कार के योग्य माना। मैं निर्णायक मंडल के सदस्यों का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस पुरस्कार के लिए मेरे नाम की अनुशंसा की। ऐसे अवसर कम ही होते हैं जब पुरस्कार पाने की खुशी भी हो और गर्व भी हो। इस पुरस्कार के लिए इसलिए भी अधिक गर्व का अनुभव कर रहा हूँ कि कैफी आज़मी की कविता हिंदी उर्दू की साझी विरासत की कविता है। ऐसी कविता जो प्रेम और प्रतिरोध की कविता है। कैफी आज़मी ऐसे शायर हैं जिन्होंने हमेशा ही धर्म या जाति के नाम पर होने वाली नफरत की राजनीति का हमेशा विरोध किया। वो सांस्कृतिक बहुलता की हमारी गौरवशाली परंपरा के कवि हैं। कैफी साहब के लिए मैं थे जैसी सहायक क्रिया का इस्तेमाल नहीं करूँगा। वो हमारे दिलों में हैं और हमारी कविता में हमेशा नहीं पाएंगे। उनकी कविता ने भारत के जातीय मिथकों की अपने समय के संदर्भों में अलग तरह से व्याख्या करने की कोशिश की। 90 के दशक में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद उस रक्त रंजित माहौल में उनकी मार्मिक कविता ने सभी संवेदनशील मनों को गहरे से छुआ होगा कि पाँव सरयू में अभी राम में धोए भी न थे, कि नजर आए वहाँ खून के गहरे धब्बे, पाँव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे, राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा बंगाल। मैं कैफी आज़मी की गौरवशाली परंपरा का एक छोटा सा कवि हूँ और इस पुरस्कार को ग्रहण करते हुए मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। एक छोटा सा बयान, छोटा सा वक्तव्य में पढ़ना चाहता हूँ। हमारा वर्तमान हिंसा और घृणा की राजनीति से जिस तरह बुना जा रहा है, उसमें कविता की स्थिति सबसे विकट और विडंबनापूर्ण है। कवि मन बेचैनियों से भरा है। वे कवि के विविध जीवनानुभवों और जीवन की विलक्षण पलों को कविता में रूपांतरित करने के लिए उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। उसकी बेचैनी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से बाहर जाने के लिए उसे मुक्त नहीं होने दे रही। कभी कभी लगता है जैसे दूसरे विश्व युद्ध के समय के कवियों की तरह हम भी सत्ता की नशंसताओं से घिर गए हैं। कविता इन स्थितियों के विरुद्ध प्रतिरोध की आवाज़ बनने के अलावा और कोई आवाज़ ना तो सुन पा रही है और ना ही अन्य आवाज़ों को दर्ज कर पा रही है। लगता है जैसे जीवनानुभवों को की विविधता से भरा संसार बहुत सारे भाव और अनुभूतियाँ फिलहाल स्थगित हो गई हैं। एक बेगा लोक कथा याद आती है जिसमें चाचा अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल जाने को निकलता है और अपने भतीजे को साथ ले लेता है। रास्ता लंबा है, जंगल के रास्ते में दोपहर हो जाती है और दोनों खाना पकाते हैं। खाना खाकर दोस्ताने को लेट जाते हैं। चाचा लेटते ही सो जाता है, लेकिन भतीजे को नींद नहीं आती। तभी एक घटना घटती है कि चाचा के मस्तिष्क में कैद 4 कहानियाँ उसकी खोपड़ी से बाहर निकलती हैं और चाचा के पेट पर बैठकर आपस में बतियाने लगती हैं। चारों कहानियाँ चाचा से तंग आ चुकी हैं। उन्हें दिमाग में बड़े बड़े घटन हो रहे हैं। चारों कहानियाँ तय करती हैं कि वो चाचा को मार देंगी और अपने को स्वतंत्र कर लेंगे।
चारों अलग अलग तरकीबों से चाचा को मारने की योजना बनाती हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि बगल में लेटे उसके भतीजे ने उनकी बातें सुन ली। उन्हें अपनी योजना खटाई में पड़ती नजर आती है। तभी चौथी कहानी कहती है कि हमारी बात जो भी कभी किसी को बताएगा वे तत्काल पत्थर का बन जाएगा। योजना के तहत चारों कहानियां एक एक करके चाचा पर हमला करती हैं, लेकिन भतीजा हर बार चाचा को बचा लेता है। चाचा को शक होता है कि वे इस रहस्य को जानने के लिए भतीजे के पीछे पड़ जाता है। भतीजा अंततोगत्वा चारों कहानियों की बातचीत के बारे में बता देता है और बताते ही पत्थर का बन जाता है। मूर्खता और क्रूरता से भरे इस समय में जब बाहरी ही नहीं आंतरिक लोकतंत्र को भी आहत करने के सतत उपाय जारी हैं, हर कवि की स्थिति कहानी के उस पात्र की तरह है जिसके भीतर अनेक कविताएं बाहर आने को छटपटा रही हैं। वर्तमान में दोनों पात्र कवि के भीतर ही हैं, इसलिए उसी के मारे जाने की स्थिति है और उसी के पत्थर हो जाने की। इन परिस्थितियों में जिस मध्यवर्ग की इतिहास में सबसे बड़ी भूमिका रही है और जिससे सबसे अधिक उम्मीद की जाती है, उसके बहुत बड़े हिस्से का लगभग पतन हो चुका है। सांस्कृतिक रूप से इतना विपन्न और बौद्धिक रूप से दिवालिया मध्यवर्ग पहले कभी नहीं। लेकिन शायद यही समय है जब कविता को अपने समय की आवाज़ों को सबसे सतर्कता से सुनने की जरूरत है। नारायण सुरवे द्वारा सुनाई गई एक छोटी सी कहानी से अपनी बात का अंत करूँगा कि कविता के कंधे पर बैठी एक ऐसी कवि के कंधे पर बैठी एक ऐसी अदृश्य चिड़िया है जो जैसे ही कुछ भी गलत होते, किसी अपशगुन को घटित होते देखती है, वैसे ही चिल्लाने लगती है। लेकिन उसकी आवाज़ उसी कवि को सुनाई पड़ती है जिसके कान चौकन्ने हों। कहना न होगा कि इस समय कविता की स्थिति चाहे जो हो, लेकिन वे सारे अपशगुनों को भांप रही है और कवि को बार बार सतर्क कर रही है। एक बार पुनः मैं KP आज़मी अकादमी का शुक्रिया अदा करता हूँ।